कैसे हैं आप लोग? यह आपका सेकंड लेक्चर है। डिस्कशन एकदम सीरीज टू सीरीज चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। वैसे भी आप लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर्स आपके अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस वीडियोस अपलोडेड है, लेकिन इस सेशन जो ये सेशन मतलब 21-22 का एकेडमिक सेशन जो 21-22 है, इसमें हम आपको क्लास 10th और 12th का डिस्कशन देंगे। ठीक है, पूरे के पूरे एनसीईआरटी के दोनों पेपर, एनसीईआरटी के पूरे लेक्चर इसमें मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री कोई और सर पढ़ाएंगे जो कि इस समय जुड़ चुके हैं, बस बहुत जल्दी एक का लेक्चर आने वाला है। और 12th के दोनों पेपर लेंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड। तो आप एश्योर रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखें। हाँ, नोट्स आप बनाते चलिए, क्योंकि जो लेक्चर्स बन रहे हैं इन पर नोट्स जो दिया जा रहा है वो आप बनाते रहे, पढ़ते रहे, बनाते रहे, जो आपको समझ में आ रहा है। रीजन यह है कि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लॉकडाउन की स्थिति जो चल रही है, हो सकता है 2021 के सेशन की तरह ये भी सेशन डिस्टर्ब हो। तो उससे अपने आप को बचाए रखना है। उस बचाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? नोट्स भी बनाना। ठीक है ना? आइए डिस्कस करते हैं इस पर। सेकंड लेक्चर का कल हमने बात किया था, 1 मिनट में उसको क्विक रिवीजन देते हैं। ये चल रहा है आपका लाइट का, लाइट का 0-1 फिनिश हो चुका है और ये आपका है 0। कल हमने बात कर लिया आपसे लाइट के बारे में, पिछला लेक्चर, पिछला लेक्चर। दूसरा आपने बात किया ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के भी बारे में आपने बात किया और नॉन ल्यूमिनस के भी बारे में आपने बात किया। साथ में आपने रिफ्लेक्शन के भी बारे में बस इंट्रोडक्शन हुआ है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हुआ है एज इंट्रोडक्शन। साथ में आपने रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया, आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट पर भी डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर डिस्कशन आपका हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, एक बार फिर से करेंगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद में हम आ जाएंगे सीधा कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर। उसके बाद हम आ जाएंगे उस पर इमेज फॉर्मेशन पर। कुछ इमेज आज हम इस लेक्चर में बनाएंगे कि इमेजेस कैसे बनते हैं, प्लेन मिरर से कैसा बनेगा, स्पेक्ट्रल मिरर से। स्पेक्ट्रल मिरर दो टाइप का होता है, कॉन्केव कन्वेक्स, उससे कैसा बनेगा, है ना? इन सारी चीजों पर डिस्कशन होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बात करूं लाइफ में सब होता है, मैं बात करूं ऑब्जेक्ट्स की, मतलब वस्तुएं कितने प्रकार की होती है ना। ये जो ल्यूमिनस है मतलब अदीप्त वस्तुएं जो अपना प्रकाश खुद देती है, और नॉन ल्यूमिनस मतलब प्रदीप्त वस्तु। ये होता है प्रदीप्त वस्तु और ये होता है अदीप्त वस्तु जो दूसरे पर निर्भर होती है। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन की बात की गई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम पर भी डिस्कशन हो गया। उसके बाद रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन, ये सब तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब हम बात करेंगे आपसे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, मतलब परावर्तन किसे कहते हैं। कल हमने बताया आपको कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर गिरती है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर गिरती हैं, गिरने के पश्चात वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में चली आती है, क्या कहलाता है? परावर्तन है। आप मेरे फेस को देख पा रहे हैं, इसका मतलब सनरेज मेरे फेस पर आ रही है और वापस ये आपके आंख मतलब कि कैमरे में जा रही है। कैमरा भी एक आई है ना, कैमरे में जा रही है और कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आप मेरे आंख को देख पा रहे हैं, आप मेरे सिर को देख पा रहे हैं, आप मेरे फेस को देख पा रहे हैं, मींस सन से लाइट ले रहा है, इंसिडेंट हो रही है लाइट फेस पर और रिफ्लेक्ट हो रही है आपके आंखों में जा रही है, वही आप इसको देख पा रहे हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जब किसी सतह पर प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आकर के पड़ती हैं, पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, क्या कहलाता है? परावर्तन। इंसिडेंट रे, when the light rays are incident on the surface after incidence bounce back in the same medium is called reflection. परावर्तन इसे कहते हैं। आइए परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब परावर्तन की क्या नियम है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम जानने से पहले हमको एक फिगर पर डिस्कशन करना है। आइए देखिए, ये एक सतह है,
माना जाता है कि ये एक सतह है। यहां से आपने प्रकाश की किरण इस पर इंसिडेंट किया, ये प्रकाश की किरण इस पर आई और वो सीधी इधर चली, देखिए इधर इधर से आने का डायरेक्शन, इधर से जाने का डायरेक्शन, और ये है मान लेता हूं नॉर्मल है भी, ये क्या है नॉर्मल, जिसे आप हिंदी मीडियम के बच्चे अभिलंब कहते हैं, और ये है इंसिडेंट रे, इसी को हम आपतित किरण कहते हैं, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, जिसे आप रिफ्लेक्टेड रे, जिसे आप परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित रे और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है जिसे आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आपतित कोण बोलते हैं, सॉरी आपतन कोण बोलते हैं, और इस आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस परावर्तित किरण और अभिलंब नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब देखिए जो नियम है इसका इस फिगर के थ्रू स्पष्ट होगा, ध्यान से देखिए, आप फिगर दिखाई दे रहा है स्पष्ट, बहुत अच्छा। अब ये जो प्रकाश की किरण आ रही है और जो वापस जा रही है, और ये जो अभिलंब है, कहानी इन्हीं पर बेस्ड है, जो नियम नियम की कहानी इन्हीं पर बेस्ड है। आइए, इन्होंने कहा जो आपतित किरण है वो, परावर्तित जो किरण है वो, और नॉर्मल, ये तीनों देखिए इस बिंदु O पर लाई है। पहला नियम यही है, इन्होंने कहा इनके दो नियम है। पहला नियम है आने वाली लाइट मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर और एक ही सतह तल पर पाई जाती है, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ पॉइंट ऑन द सेम। दूसरा देखिए, दूसरा लॉ है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया आप लिख लीजिए। आप इसकी स्पीड घटा लीजिए, अगर मैं स्लो बोल रहा हूं आप इसकी स्पीड बढ़ा करके देखिए लेक्चर को, और अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो आप स्पीड को घटा करके देखिए। ठीक, दूसरा है ये जो कोण है आई, ये जो एंगल है आई और ये जो एंगल है आर, ये दोनों क्या होते हैं हमेशा बराबर, हमेशा मतलब हमेशा ऑलवेज, इस पर डिपेंड नहीं करेगा इसका सरफेस कैसा है, इस सतह कैसा है, रेगुलर है या इरेगुलर। मतलब हमने कल रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के भी बारे में कहा, जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। अब देखिए जिस सतह पर जो गिरा ये क्या होगा, ये हमेशा आई और आर का बराबर, क्लियर, पूरा मतलब रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब रिफ्लेक्शन अगर समझ में आया तो अब कल हमने बात कर लिया था कि रिवर्स, चलिए सही बात है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स के होते हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, दिखाई दे रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपतित किरण, ध्यान से देखिए इस सर्फेस को देखिए, जो आने वाली आपतित किरणें हैं वो पैरेलल आ रही है, वाली तीन किरणें, ये तीनों किरणें पैरेलल आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जा रही है। देखिए इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कौन सा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ये कर्व सरफेस पर ही पॉसिबल है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर्व सरफेस पर पॉसिबल है, मतलब जब लाइट आएगी सपोज दैट वो पैरेलल है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होगी तो पैरेलल होना नेसेसरी नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि सतह जैसा होगा वो उसी पर होगा। देखिए आपकी किरणें तो पैरेलल हैं लेकिन जाने वाली किरणें जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं, मतलब उनके बीच में बहुत सारी डिस्टर्बेंस है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, बात समझ गए, मतलब कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में भी आ गया। अब हम इसी में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे, वो क्या है, उसके बाद हम आ जाएंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनेगा। ये जो पेन का नेचर है ये हूबहू जैसा ये है ऐसा ही क्लास 12th में जैसा आपने पढ़ा है ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इसका फॉर्म कर जाएगा, एक्सपेंडेड हो जाएगा, मतलब उसका रूप जो है थोड़ा सा बदला हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, और रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। अब अगर हमको एसोसिएटेड टर्म्स की भी बात करनी हो कि जो रिफ्लेक्शन है उससे जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं आइए इस बार हम बता दें, आइए चलिए बात कर लेंगे उसके बाद फिर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ठीक है थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल। अब देखिए ये आई आर इंसिडेंट है, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड। अब हम बात कर लें रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं, जिस पर लाइट इंसिडेंट होती है वो कहलाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, ये जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। थर्ड पॉइंट नॉर्मल किसे बोलते हैं, सरफेस पर, इस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल।
बात सुन रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रेज क्या है? जो रिटर्न दी लाइट उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रेज। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे कहते हैं, एक मिनट पहले बताया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल आई बना हुआ है, यही एंगल आई है, यही एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। क्या है? इंसिडेंट एंगल। दूसरा रिफ्लेक्टेड एंगल, ये जो एंगल आ रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल आ रहा है वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर? गुड। प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है? जिस प्लेन पर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी को हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जिस प्लेन से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसी को प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये तो एक बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं मिरर। किसकी बात करेंगे? मिरर। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये सब बेसिक चीजें थी जो आपकी हेल्प करेंगी आगे। आगे यही सब आपके स्किल को डेवलप करेंगी, मतलब ऐसा फील होगा कि हाँ आपको सब कुछ आ रहा है। ठीक है ना? तो आइए अब हम बात करते हैं इसका मिरर। मिरर किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्या हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो और इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को आप एक साइड से पॉलिश करो या पेंट करो, क्या करो? पॉलिश करो। जब आप इसको पॉलिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिश करने के बाद ये क्या हो जाएगा? एज अ मिरर बिहेव करेगा। ये हो गया मिरर। ये नहीं नेसेसरी इसी को आप कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कोई गोला और वो स्फीयर जो है 100% खोखला भी है और ट्रांसपेरेंट भी है, आप क्या करो, इसको ऐसे हाफ कट करो और कट करने के बाद इसको इनसाइड पॉलिश करो अंदर से। अगर आप अंदर से पॉलिश कर देते हो तो बाहर वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाएगा। इधर अगर आप खड़े होंगे, बाहर खड़े होंगे तो आपका चेहरा आपको दिखाई देगा, आपका फेस आपको दिखाई देगा। इसको हम क्या कहते हैं? मिरर। बात समझे? जो मिरर होता है वो क्लासिफाई किया गया है दो टाइप से। मिरर को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप से, और कौन सा मिरर? एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्ट्रेट मिरर। पहला कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर, और दूसरा कौन सा मिरर है? स्ट्रेट मिरर। अब बात करते हैं पहला पॉइंट, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसे कहते हैं? नाम से ही क्लियर हुआ, अगर कोई प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस, अगर कोई प्लेन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सरफेस, इस सरफेस को आप एक साइड से पॉलिश कर दो, प्लेन था, ठीक है, उसका मिरर हो गया प्लेन। क्या हो गया? प्लेन मिरर। ये है आपका प्लेन मिरर। मतलब अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अब अगर ये बन गया तो इसी समय हम इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ा देते हैं, ठीक है ना? इमेज कैसे बनाता है ये प्लेन मिरर, इस पर डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में नहीं है, ध्यान से देखिए, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको जानना जरूरी है। आपकी बुक में नहीं है मतलब आपकी बुक में ना तो एनसीईआरटी में है और ना ही सीबीएसई तो इसमें यूपी बोर्ड की बुक में है। फिर भी हम इसको देख लेते हैं कैसे बनाता है इमेज, देखने में क्या लगता है ना? इसके कुछ फैक्टर्स हैं, हम एक मिनट बात करें, पहले हम इमेज बनाएंगे उसके बाद हम इसके मेन जो फैक्टर्स हैं, इसके चार इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। आइए इस पर हम एक सर्कल बनाते हैं जिसको हम एक ऐसा लाइन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं, जल्दी बोलिए, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से सुना, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे आप हिंदी वाले मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये बच्चे कहते हैं मुख्य अक्ष। ध्यान रखिए, कभी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखो, मतलब ऑब्जेक्ट को मान लीजिए मैंने यहाँ, यह ए भी कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रखा और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद में क्या होगा? लाइट आएगी इसमें, मतलब मैं मान लेता हूँ कि कोई प्लेन लाइट सीधी है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो पैरेलल लाइट आएगी वो सीधा रिटर्न उसी बिंदु पर चली जाएगी, जो भी पहले लाइट आएगी वो उसी बिंदु में वापस चली जाएगी। दूसरा देखिए, दूसरे एक लाइन से पोल, इसको हम पोल कहते हैं, पोल कंसीडर करें, जितना एंगल वो बना करके आएगी उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट करेगी। ध्यान से देखिए, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इधर जा रही है और इधर इधर जा रही है, क्या इनके मीटिंग का कोई चांस है? ये नहीं मिल सकते हैं, ये कहीं मिलेंगे नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। अगर मिले इनकी, अगर मिलने की कोई उम्मीद नहीं है तो ये क्या करेगा? ये इमेज इधर मिल रहेगा एकदम पक्का होगा। इमेज वही बनता है, ध्यान से देखिए, इमेज वही बनता है जहां रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट मीट करते हैं। तो ये दोनों तो कहीं मीट नहीं करेंगे, इसका मतलब इधर इमेज नहीं आएगा। थोड़ा सा और बात बोलूं, ये जो नॉन पॉलिश साइड होता है इसको हम बोलते हैं रियल स्पेस। क्या बोलते हैं? रियल स्पेस। और जो पॉलिश साइड होता है इसको बोलते हैं हम वर्चुअल स्पेस। याद रखिए जरा, इसको बोलते हैं हम रियल स्पेस, इसको बोलते हैं वर्चुअल स्पेस। बात समझ में? अब रियल स्पेस में इसका मतलब इमेज नहीं बनेगी, वर्चुअल में बनेगी। तो जो लाइट आई है उसी को मैं प्रोड्यूस, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैं प्रोड्यूस करता हूं। हमने जो रिफ्लेक्टेड रेज थी ये भी मैंने प्रोड्यूस करता।
मैंने देखा जो प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद मैंने देखा ये दोनों कहीं काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये इमेज बनेगा कहाँ, कहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ। इसका मतलब अभी आपने पहले पढ़ा था, इसका मतलब इंटरसेक्शन यहाँ होगा, इमेज कहाँ बनेगा, ये डैश बी डैश इसका इमेज है जो कहाँ बन रहा है, यहाँ। इस लॉजिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसका जो फैक्ट है वो याद होना चाहिए। ये चीज आपको जैसे अगर मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ उसका मतलब आपको ये चीज आप समझ में आएगी, प्लेन स्पेस वर्चुअल स्पेस, ठीक। इसके कुछ जो इमेज बने हुए हैं उसकी इमेज फॉर्मेशन के कुछ लॉज हैं, जो कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक। आइए देखते हैं कि इमेज के कौन से फैक्ट्स हैं। पहला, आप जितनी दूरी पर डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतने ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और एक चीज कहिए तो बता, मिरर से जितना मतलब पोल से जितना सामने जो ऑब्जेक्ट रखा रहता है, ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को यू कहते हैं, और जो इमेज बनता है उस डिस्टेंस को हम v। मतलब इस p से इस a डैश की जो डिस्टेंस होगी उसको v कहेंगे, और इस p से a के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम u कहेंगे। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को u से और डिस्टेंस ऑफ इमेज को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर, एकदम मस्त समझ में आ रहा है। थोड़ा टाइम लग जाए चलेगा, लेकिन अच्छे से समझ में आ रहा है। और समझ में आइए, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने आज तक क्लास ही नहीं है, मतलब 10th में एडमिशन लिया और जस्ट क्या हो गया, लॉकडाउन। एकदम बेसिक पढ़ा, मतलब पूरी बातें समझ में आई। और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, 12th वाले बच्चों के लिए यूजफुल है, कि बस बहुत नॉर्मली, क्योंकि इसी के आगे 12th है, ठीक। आगे देखते हैं। मतलब पहला पॉइंट बना, u और v क्या होगा, हमेशा बराबर। दूसरा, साइज जो होगा, मतलब मान लीजिए इसकी साइज h है ऑब्जेक्ट की, और इसकी साइज क्या है, h डैश, या साइज बोलो या हाइट बोलो, जो आप बोलना चाहो। मतलब साइड ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइड ऑफ द इमेज। मतलब h इक्वल टू h डैश। दो फैक्ट याद हो रहा है। तीसरा, जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। कैसा बनता है, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक। कैसा इमेज बनता है, जल्दी बोलिए। लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। मतलब मैं बोलूं एग्जांपल के लिए, आपने देखा होगा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पर जो एक्चुअल, अगर आप एम्बुलेंस के शीशे को देखें तो एम्बुलेंस कैसा लिखा है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा है, ए एम बी यू एल ए एन सी ई, एम्बुलेंस ऐसा लिखा है। लेकिन जब आप इसको इमेज उस पर देखते हैं अपने मिरर पर, तो वो एम्बुलेंस कैसा होता है, सीधा सीधा एम्बुलेंस दिखाई देता है। मतलब इसी का देखिएगा, इसी ई का इधर से ऐसा पलट जाना क्या कहलाता है, लेटरली इन्वर्टेड कहलाता है। इसकी हिंदी में पूछेगा, हम बता नहीं पाएंगे, आप इसकी हिंदी में पूछेगा, हम बता नहीं पाएंगे, बता रहे हो। ध्यान से देखिए, मतलब इस ई का ऐसे से ऐसे पलट जाना, इस सी का ऐसे से ऐसे पलट जाना, इस एन का ऐसे से ऐसे पलट जाना, ये सब क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। तीसरी प्रॉपर्टी और चौथी सब खूबसूरत प्रॉपर्टी, इसका इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब आभासी, आभास किया जाता है, क्योंकि वो बनता नहीं है, आभास है, आभासी। और एंड मतलब योग, कैसा, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, इसका इमेज कैसा बनेगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, इसमें देखिए एक मार्कर लगा हुआ है डस्टर। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, इसका इमेज बनेगा तो कैसा बन जाएगा, मतलब मार्कर इधर लगा है, अब जो इमेज बनेगा तो मार्कर इधर लगा है। लेटरली इन्वर्टेड ऐसा था, मार्कर वहां उस साइड था, इस साइड में। लेटरली इन्वर्टेड मतलब थंब ऐसा था, ऐसा है, देखो ऐसा है थंब, थंब को देखना, थंब देखना, और थंब ऐसे, मतलब लेटरली इन्वर्टेड। सुना है, वर्चुअल स्पेस में आता है आभा, क्योंकि डॉटेड लाइन है, एक्चुअल लाइन तो मिल गई है, एक्चुअल लाइन अगर जो इधर ओरिजिन कर मिली नहीं, इसका मतलब इमेज जो बनाया गया वो इमेजिन करके बनाया गया, मतलब इसे को वास्तविक स्पेस बोलते हैं। अभी जो हमने बताया था कि इसको रियल इमेज, रियल स्पेस और बोलते हैं, इसको आभासी स्पेस बोलते हैं। एक चीज, दूसरी चीज याद रखिए कि आभासी स्पेस में जब भी इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा। मतलब जो इमेज बनाएगा ये वर्चुअल ही इमेज बनाएगा, रियल इमेज नहीं बनाएगा। बात समझ आ गई। ये था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, और आई होप कि मजा आए। अगर आपको अच्छा लगे, देखिए अगर आप अच्छे से चाह रहे हैं कि मतलब हम आपकी हेल्प करेंगे, तो इसमें आपको ध्यान देने पड़ेंगे हमेशा। आपको इमेज बनाने के और हर चीज जो पढ़ाया जा रहा है उसको एक एक पॉइंट आपको नोटबुक निकाल के बैठना होगा। आप नोटबुक निकालिए, जैसा बोला जाता है जीरो डाल कर क्लिक करेंगे तो उसी में आएगा स्पीड। स्पीड जब आएगा तो आपको 1 होगा, फिर 1.5 होगा,
1.2 होगा, 2.0, फिर 2.5, है ना, 3 होगा। तो जो होगा, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप इस स्पीड, नॉर्मल स्पीड में लिखिए। 1 वाला यानी नॉर्मल स्पीड लिखिए, नॉर्मल नहीं, कम से कम 2 में लिखिए। मतलब 25 मिनट के लेक्चर को आप कितनी देर में निपटा देंगे? 12.5 मिनट। 2 गुना 2 टाइम्स करके लिखेंगे तो जल्दी मतलब निपट जाएगा। जल्दी आपको रिवीजन नहीं तो करना है। एक चीज और बता दूं इसी से तब, ठीक है। आइए, कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट हैं जो जानना जरूरी है कि जो प्रॉपर्टी है, जो इमेज बनाने की प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है, आइए हम इस पर डिस्कशन करें। मतलब जो इमेज ये बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, हमने बता दिया चारों प्रॉपर्टी। अब देखिए, जो प्लेन इमेज बनाते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कितने एंगल पर, मतलब उन एंगलों को अगर आप चाहें तो 2 या 2 से ज्यादा मिरर्स को रख करके भी आप इमेज बना सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा टेलीस्कोप बनाया जाता है, जो टेलीस्कोप बनाया जाता है वो इसी प्लेन मिरर को ही रख करके बनाया जाता है। सॉरी, टेली नहीं, कैलेडोस्कोप। जो कैलेडोस्कोप बनाया जाता है वो किससे? इन्हीं प्लेन मिरर को ही रख करके बनाया जाता है। मतलब इन्हीं प्लेन मिरर के हेल्प से ही हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर दो मिरर हो और इन दोनों मिरर को आप कुछ एंगल, मैं मान लेता हूं कि इन दोनों मिरर को आप थीटा एंगल पर रख रहे हैं। कितने पर रख रहे हैं? थीटा एंगल। अगर आप थीटा एंगल पर दोनों को रख रहे हैं, जैसे ऐसे देखिए, जैसे एक प्लेन मिरर ये और एक प्लेन मिरर ये, इन दोनों को थीटा एंगल। अब वो एंगल कितना होगा वो बात की बात है, पर आपने कुछ एंगल ऐसे लिया थीटा, कितना रखा? थीटा। थीटा मतलब 0, 30, 0 तो हो नहीं सकता, ये तो प्लेन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन कुछ एंगल इसे होगा, इतना 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 इतना, कितना बनेगा वो हम उस पर डिस्कशन करते हैं कि कितना नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनाएंगे। जैसे ये प्लेन मिरर पर यहां तो एक इमेज बना, लेकिन अगर दो मिरर होगा तो कितने इमेजेस बनाएंगे? 2 या 2 से ज्यादा नंबर ऑफ इमेज मिरर्स आप लगाएंगे तो कितने इमेजेस बनेंगे, हम इस पर भी डिस्कशन इसी में कर लेते हैं। आइए देखिए, अगर थीटा है, ध्यान से देखिए, अगर थीटा है और आप थीटा पर रखे हैं तो इसको चेक करिए कितने इमेज बनेंगे? 360, मतलब 360 डिग्री अपॉन थीटा इक्वल टू n। जो नंबर ऑफ इमेजेस आएगा उसको चेक करिए क्या आ रहा है, क्या वो इवन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है या फिर ऑड नंबर। भाई सिंपल सी बात है, अगर 60 डिग्री होगा तो 6 आएगा, n इक्वल टू इवन आएगा। अगर ये 30 डिग्री है तब भी इवन आएगा, लेकिन अगर 45 है तभी इवन आएगा। लेकिन अगर सपोज दैट 45 और मान लीजिए 15 है तो ये क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा। क्या जाएगा? या मान लीजिए 72 ले लिया जाए, 72 ले लीजिए, तो 72 लेंगे तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं। मतलब जब n इक्वल टू, जब 360 बाई थीटा, जो एंगल पर आपने दोनों मिरर को रखा है वो थीटा इक्वल टू क्या है? इवन आ रहा है। इसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? n इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है? अगर इवन आ रहा है, ध्यान दीजिए, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा, ध्यान से देखिए, अगर 360 बाई थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? इवन। क्या आ रहा है? इवन। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर, तो जो प्लेन मिरर बनाएगा वो क्या आएगा? n माइनस 1 इमेजेस। सपोज दैट n इक्वल टू 5 आ रहा है तो 5 नहीं, 5 माइनस 1 यानी 4 इमेज बनेगा। कब? ध्यान रखिए, जब सॉरी जब इवन आएगा तब 5 नहीं 7 है, सपोज दैट 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, सॉरी इवन, दिमाग खराब है क्या? 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 ऐसा कुछ आ रहा है। सपोज दैट इसका एग्जांपल ले लीजिए, एक एग्जांपल जैसे 360 डिवाइडेड बाय थीटा 12 होने 30, कब गया? थीटा इक्वल टू क्या गया? 30। तो क्या आ जाएगा? 0 12, n इक्वल टू आ गया क्या? 12। ये जो 12 आया वो इवन है ऑड? इवन। तो इमेज कितना बनेगा? n माइनस 1, मतलब 12 माइनस 1 यानी कितना इमेजेस बनेंगे? 11 इमेज। कितने? 11 इमेजेस बनाएगा उससे। बात समझ में आई? ये था एक पहला कॉन्सेप्ट। ये क्या था? पहला कॉन्सेप्ट। आइए दूसरे की बात करें। दिख रहा है बोर्ड पे?
दूसरा पॉइंट दिख रहा है। दूसरे पॉइंट की बात करें, देख लीजिए तो, एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। अब देखिए, अगर n इक्वल टू ऑड है, n इक्वल टू क्या है, जैसे आपने लिखा 360 बाई थीटा इक्वल टू इवन, अभी तक आ रहा था, अब क्या आ रहा है, ऑड। मान लीजिए 5 आ गया, 6 7 8 आ गया। अगर ऐसा आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो जितने आएंगे ऑड नंबर उतने ही होंगे। कितने? मतलब मैं बोलूं कि सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर मैं कह दूं कि ऑड लाना है, इसका मतलब कि एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं थीटा इक्वल टू 72, ठीक? तो थीटा इक्वल टू n इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा मतलब 72, तो 36 36 गुना 72, समझा? तो 2 5 है, मतलब n इक्वल टू कितना आ गया 5, और ये 5 है क्या, ऑड ऑड है, तो जितने नंबर ऑफ इमेजेस बनने हैं वो क्या होगा, ऑड ही होगा, सेम मतलब 5 होगा। नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, 5 इमेजेस बनेंगे। बोलो क्लियर हो रहा है, समझ में एकदम आ रहा है? बोलिए समझ में आ रहा है? सपोज दैट कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाए, पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शनल नंबर आ जाए। सपोज दैट जो सॉरी थीटा जो n इक्वल टू है वो क्या आ जाए, फ्रैक्शनल नंबर आ जाए। तीन कंडीशंस क्या होते हैं, तीनों मैं बता दूंगा, एक तो हो गया, तीसरा कंडीशन अगर n इक्वल टू क्या आ जाए, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है तब कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू जाने पर मतलब कि मैं कह रहा हूं, मान लीजिए तो 360 बाई थीटा इक्वल टू क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। जब फ्रैक्शनल नंबर आएगा तब कितने इमेजेस बनेंगे, जो रियल होंगे उतने ही बनेंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे एक जो कंप्लीट नंबर आएगा, जो इंटीजर आएगा उतने बनेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए 360 डिवाइडेड बाई 40, 80 लीजिए, 0 जा और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 9 जा 36, आ गया 9/2। 9/2 को आप डिवाइड करिए तो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 4.9, मतलब डेसिमल नंबर। नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे जो इंटीजर है, मतलब 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे सपोज है दूसरा एग्जांपल, पहला एग्जांपल जैसे सपोज है 360 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा की वैल्यू मैं ले लेता हूं 72, नहीं 72 पर तो ऑड आ रहा था, 72 नहीं कुछ और ले लीजिए, फैक्टर वाला 70 ले लीजिए, 0 से 0 कटेगा, तो n इक्वल टू जो आया वो 36/5 7 आया, 7 5 जो 35, 1 आया, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 7 में 7 हो गया, 3 30 हो गया, 7 4 जा 28, मतलब आ रहा है 5.14। कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, 5। कितने बनेंगे, 5 इमेजेस। क्लियर हो रहा है? अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है, डीपली समझ में आ रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप हमको ये कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स थी, उस चीजों को मैं क्या करूंगा, श्योरली डेड श्योर मैं इसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? फिर हम मिलते हैं आपसे थर्ड लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।